हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम आज एक नए यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम एक भारत के भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के एक सामान्य परिचय को हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे फैक्ट आएंगे। कुछ फैक्ट हो सकता है कि आप पहले से जानते हों, कुछ आपको आज नया पढ़ने को मिले। तो सभी जो भी फैक्ट हैं उनको आप नोट डाउन करते रहिएगा और एक बेहतरीन ढंग से भारत का भूगोल पढ़ने की शुरुआत हम आज के इस वीडियो के माध्यम से करने जाएंगे। एक दरख्वास्त आप सभी से होगी कि जब भी भूगोल को पढ़ने का अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ें तो अपने पास कम से कम जिस राज्य के आप हैं, जिस देश में आप रहते हैं, जिस विश्व में आप रहते हैं, उनमें अपनी लोकेशन आपको पता होनी ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन माध्यम है कि आपके पास मानचित्र होने आवश्यक हैं। ठीक है, तो आप एक वर्ल्ड का मैप और एक इंडिया का मैप, और आप एक जिस भी राज्य से हैं, जिस भी राज्य से आप मुझे देख रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड से हमें देख रहे हैं तो उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का, या भारत के किसी भी राज्य से अगर आप देख रहे हैं तो एक एक अपने राज्य का मैप और एक अपने देश का और अपने राज्य का और अपने पूरे विश्व का एक मैप अपने पढ़ाई वाले जगह पर आप रखें, ताकि कुछ चीज़ें आपको रोज़ अगर दिखाई देती हैं तो आप उनको खुद ही एनालाइज करके खुद ही समझने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से जब हम आपको समझाएंगे तो वो चीज़ें आपके सामने रहेंगी तो और भी अच्छे बेहतर ढंग से आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल जितने भी परीक्षा से इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, तो वो सभी फैक्ट हम पढ़ने का इसमें प्रयास करेंगे। एक इंट्रोडक्शन है, पहली क्लास है, पहला लेक्चर है, ठीक। तो समझते हैं कि व्हाट इज़ ऑल अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। देखिए, भारत के सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं तो उसका एक भौगोलिक स्वरूप आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक। इसके लिए हम एक मैप के द्वारा यहाँ पर आपको समझाएंगे। ये भारत, अपना प्यारा भारत, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक। उम्मीद है कि आप सभी को ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। तो भारत, सबसे पहले इसके नाम की चर्चा करते हैं। भारत के भूगोल के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो भारत के अनेकों नाम हम देखने को मिलते हैं। जैसे कोई भारत है, कहीं पर जम्बू द्वीप हमें देखने को मिलता है, जम्बू द्वीप इसको बोला जाता है। कहीं पर इंडिया, इंडिया इसका नाम देखने को मिलता है, इंडिया, ठीक है ना। कहीं पर इसको हम आर्यावर्त के रूप से भी पढ़ते हैं, आर्यावर्त के रूप से। कहीं पर इसको हम हिंदुस्तान के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे नाम इस तरीके से हम देखने को मिलते हैं। भारत, हम सभी जानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर कहा जाता है कि इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा था। और प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारतीय समय में, प्राचीन भारत काल में हम देखते हैं कि जिस समय समाज पशुपालन वाली अर्थव्यवस्था पर आधारित था तो उसमें वो समाज छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहा करता था। और इन कबीलों में जो सबसे बड़ा कबीला हुआ करता था भरत, तो उस भरत कबीले के नाम पर भी कहा जाता है कि इसका नाम भारत पड़ा या भारतवर्ष पड़ा। जम्बूद्वीप प्राचीन काल में हिमालय से जो दक्षिण क्षेत्र है या हिमालय के इधर उत्तर दक्षिण में, जो पूरी दक्षिण पूरी क्षेत्र है हिमालय का, वो पूरा का पूरा क्षेत्र एक जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। तो भारत भी उसका सबसे बड़ा भाग, इसलिए जम्बूद्वीप इसको कहा गया। इंडिया एक ग्रीक वर्ड, इसका जो ओरिजिन माना जाता है इंडोई, तो इंडोई नामक एक ग्रीक वर्ड से भी इसका ओरिजिन माना जाता है, तो इसलिए इसको इंडिया बोला। आर्यवर्त कहा जाता है कि सबसे पहले जो श्रेष्ठ लोग, जिन्होंने आर्य जो अपने आप को कहते थे, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, और ये लोग सबसे पहले यहाँ पर रहने के लिए या निवास करने के लिए यहाँ पर आए और इन्हीं के निवास के बाद से यह क्षेत्र आर्यावर्त कहलाया। और जब हम देखते हैं कि भारत में अरब अटैक्स होते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारियों का यहाँ पर आगमन होता है, तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ साथ कुछ शब्द यहाँ पर या कुछ चीज़ें भारत में भी आई है। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र था, ये सिंधु नदी वाले क्षेत्र को उन्होंने हिंदू नदी वाले क्षेत्र के रूप से जानने का प्रचलन प्रारंभ किया। तो इस हिंदू नदी, ये सिंधु रिवर्स के इस पूरी भाग में उन्होंने बोला कि ये जो क्षेत्र है ये हिंद कहा, और इसी से आगे हिंदुस्तान हमें देखने को मिलता है। तो कई सारे नाम भारत के इस तरीके से हम देखने को मिलते हैं।
सबसे पहले अब हम बात करें भारत की स्थिति के बारे में, तो ये वो भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। ये पूरी भौगोलिक स्थिति है। इस तरीके से आप देखें, यहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल के इस एरिया तक ये पूरा आप इसका जलीय सीमा देखेंगे, ठीक है। हालांकि मुख्य भूमि की ये जलीय सीमा है, कुछ इसके बाद हम लक्षद्वीप में देखते हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के रूप में भी हम देखते हैं। तो ये अगर हम देखें तो भारत की कुल भौगोलिक सीमा की बात अगर मैं करूं तो इस तरीके से ये भारत की कुल भौगोलिक सीमा, ये मुख्य भूमि की भौगोलिक सीमा, और ये जो द्वीपीय सीमा है या द्वीप समूह की सीमा, तो इस तरीके से हम भारत को देख रहे हैं। तो कुछ भाग तो इसका स्थल के रूप में है या स्थलीय सीमा बना रहा है, कुछ भाग हिंद महासागर या यूँ कह के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नीचे हिंद महासागर के साथ इसका अपना जलीय सीमा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है कि इनकी लंबाई कितनी है। तो जब हम भारत की जलीय सीमा की बात करते, स्थलीय सीमा की बात करें, अर्थात गुजरात के इस पॉइंट से लेकर के यहाँ वेस्ट बंगाल के इस पॉइंट तक की अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर से घूम के आते हुए पूरा जब हम बात करते हैं, तो भारत की स्थलीय सीमा, नोट करते रहिएगा साथ साथ, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, ये दो बाउंड्रीज मैं लिखा रहा हूँ, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर आंकी गई है, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। जबकि जो जलीय सीमा है उसको अब हम ध्यान से देखें ना, अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा बात करूं, ये मेन लैंड जो है इंडिया का, अभी हम आइलैंड को नहीं ले रहे हैं, तो ये जो मेन लैंड वाली जो आपकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है, 6100 किलोमीटर। लेकिन कुछ द्वीप यहाँ पर लक्षद्वीप, अरब सागर में कुछ द्वीप हैं जिनको लक्षद्वीप समूह बोला जाता है, और कुछ यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। तो इनकी भी तो जलीय सीमा है, इनकी भी तो अपनी कोस्ट लाइन है। तो इन सभी को मिला करके भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा और कुल द्वीपों की इनकी जलीय सीमा की भी अगर हम बात करें तो टोटल जलीय सीमा मिला के आ जाती है 7,516.5 किलोमीटर। ये इसको बोल दिया 7,517 किलोमीटर। तो आप नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बोला जाएगा कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा भारत की कुल जलीय सीमा 7,517 किलोमीटर है। लेकिन अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात करूँ तो 6,100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, और टोटल अगर हम तब बात करें आइलैंड वगैरह इन सब के भी मिला करके तब जाके वो आएगा 7,517 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ रही आपकी बाउंड्री लाइंस के बारे में। अब ये मैप आपके सामने, यहाँ पर आप देखो तो भारत के पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे तो ये है पाकिस्तान, इसके ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है। इधर को आप देखेंगे तो तिब्बत, जो कि हम बोल सकते हैं अब चाइना, ठीक। यहाँ पर ये है नेपाल, ये वाला एरिया भूटान, ठीक है। इधर आप देखोगे तो ये म्यांमार है और यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर बांग्लादेश। और इधर देखोगे तो यहाँ पर मालदीव्स है, मालदीव्स, और ये देखोगे तो यहाँ पर श्रीलंका पड़ेगा। तो भारत के पड़ोसी राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो कोई आपसे पूछे भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। एक क्रम से याद कीजिएगा, अगर हम मालदीव से स्टार्ट करते हैं तो मालदीव, श्रीलंका, इसके बाद बीच में अपना है भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ऊपर में चाइना, नीचे नेपाल, बगल में भूटान, उसी के सबसे पूरी हिस्से में म्यांमार और यहाँ पर बांग्लादेश। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पड़ोसी देश भारत के हैं। अर्थात भारत के कुल पड़ोसी देशों की अगर संख्या मैं बोलूं तो कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9। अब इन पड़ोसी देशों में से वे देश जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो उन स्थलीय सीमाओं में से बनाने वाले देश हैं तो वो 7 कैसे? क्योंकि मालदीव और श्रीलंका की बात अगर हम करें तो ये एक जल विभाजक, मतलब किसी जलीय सीमा के द्वारा विभाजित होते हैं। अगर मैं बात करूं, मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर पड़ता है, तो इस मिनिकॉय द्वीप को, ये मालदीव यहाँ पर है और मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर है, ये मालदीव यहाँ पर है, मिनिकॉय द्वीप यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 8 डिग्री चैनल बोला जाता है इसका नाम, ठीक। और यहाँ पर अगर बोलें तो ये जो एरिया है ये, ठीक है,
यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और यहाँ नीचे पूरा हिंद महासागर का एक गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इस गल्फ ऑफ मन्नार में यहाँ पर आपकी पाई जाती है पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट यहाँ पर है, जो पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का निर्धारण करती है। तो भारत श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा बोलें तो वो पाक जल संधि, और भारत और मालदीव के बीच में अगर जलीय सीमा की बात करें तो 8 डिग्री चैनल। बाकी बांग्लादेश भारत से स्थलीय रूप से भी टच है, भूटान स्थलीय भाग, नेपाल स्थलीय भाग, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, ये सभी स्थलीय सीमा तो बनाते हैं। उनमें से भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गुजरात के पास यहाँ पर स्थलीय सीमा में कुछ भाग पाकिस्तान का भी जलीय सीमा बनाता है। इसी तरीके से बांग्लादेश का भी कुछ भाग जलीय सीमा के साथ अटैच है और म्यांमार का भी कुछ भाग जलीय सीमा के साथ अटैच है। तो अगर मैं देखो इसको ध्यान से देखेगा, अगर पड़ोसी देश अगर बात करें तो टोटल पड़ोसी देश की संख्या है 9। कुल पड़ोसी देशों की संख्या अगर बात करूं तो कुल पड़ोसी देशों की संख्या होगी 9। ठीक है, लेकिन ऐसे पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, स्थलीय सीमा, ठीक है, जो स्थलीय सीमा वाले हैं वो हैं 7, जो केवल जलीय सीमा वाले हैं वो हैं 2। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव्स ये 2 ऐसे देश हैं जो केवल जलीय सीमा बना रहे हैं। अच्छा, इन स्थलीय सीमा वाले में से भी 3 देश हमने देख लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे देश हो गए जो स्थलीय सीमा बनाने के साथ साथ जलीय सीमा भी बना रहे हैं। तो अगर 7 में से ये 3 चले गए तो बचे कितने? 4। तो भारत में जो कुल पड़ोसी देश हैं 9, उनका हम डिवीजन कैसे देख सकते हैं? 4 + 3 + 2। ये 4 कौन? अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। अगर इनकी बात मैं करूं तो ये केवल वो देश हैं जो भारत से केवल अपनी स्थलीय सीमा बना रहे हैं, अर्थात जिनसे भारत की केवल स्थलीय सीमा, ओनली एंड ओनली लैंड बाउंड्रीज बनती है। तो ये 4 देश, ये वो देश हैं जिनसे, ये वो 3 कौन से देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये वो देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाने के साथ साथ जलीय सीमा भी बना रहे हैं। ये केवल स्थलीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, और ये 2 देश श्रीलंका और मालदीव, ये केवल वो देश हैं जो केवल और केवल जलीय सीमा बनाते हैं। तो बस कॉन्सेप्ट या चीज़ों को गौर करने की देर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले आपने भारत का मानचित्र नहीं देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इससे पहले आपने भारत के इन पड़ोसी राज्यों के बारे में नहीं पढ़ा, देशों के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा अपने ऑब्जर्वेशन को इस वीडियो के माध्यम से आपको शार्प करने की मदद मिलेगी। उसमें से ऑब्जर्वेशन कैसा है कि वे देश जो केवल स्थलीय सीमा बना रहे हैं, वो जलीय सीमा और स्थलीय सीमा दोनों बना रहे हैं, वे देश जो केवल जलीय सीमा बना रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 9 देशों को हम विभाजित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को जब हमने देखा तो इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा को हमने देख लिया, ठीक है। अब भारत का विस्तार देखते हैं। विस्तार, तो विस्तार की अगर हम बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, विस्तार की बात अगर हम बात करते हैं तो ये पूरे मुख्य भूमि का अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे उत्तरी बिंदु इसका है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं यहां पे। सबसे उत्तरी बिंदु अगर मैं बोलूं तो इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु बोलूं तो कन्याकुमारी, ये मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, कन्याकुमारी। सबसे पूर्वी बात करूं तो ये सरक्रीक या कहीं पर इसको गोहार मोती बोला जाता है गुजरात में, ठीक है। ये आपका पड़ेगा लद्दाख में, ठीक है। ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। अभी मैं मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आपका एक जगह पड़ेगी किबिथू, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सबसे ईस्टर्न पॉइंट, सबसे वेस्टर्न पॉइंट, सबसे नॉर्दर्न पॉइंट और सबसे सदर्न पॉइंट,
ये हो गए। लेकिन कन्याकुमारी से भी नीचे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। तो इसका भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी से भी नीचे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मैप में हम देखते हैं ये कन्याकुमारी है, ये कन्याकुमारी से भी नीचे यहाँ पर, तो कन्याकुमारी यहाँ पर तक का ये आ रहा है, इससे भी नीचे यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु मुख्य भूमिका यही हो गया, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमिका, और ओवरऑल देखें तो इंदिरा पॉइंट ये हो गए, ठीक। अगर लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो भारत का जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार है वो है आपका 2933 किलोमीटर, और जबकि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो है, ये उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार अगर हम बात करें तो 2933 किलोमीटर। दूसरा चीज़, अगर हम भारत की एक ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में कुछ खड़ी रेखाएं देखने को मिलती हैं, कुछ तिरछी रेखाएं। इन तिरछी रेखाओं को बोला जाता है अक्षांश, इन खड़ी रेखाओं को बोला जाता है देशांतर। तो जब ये तिरछी रेखाओं की बात कर रहा हूँ तो ये 0 डिग्री जो बीचों बीच उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में काटती है पृथ्वी को, उन रेखाओं को, उस 0 डिग्री को बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। लेकिन 0 डिग्री की ये खड़ी रेखा, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, या इसी रेखा को बोला जाएगा आपका, इस 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, टाइम लाइन अगर मैं बोलूं तो ग्रीनविच नामक एक जगह से होते हुए जाती है, तो इसको GMT भी बोला जाता है, जिसको 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। भारत की अगर स्थिति बताएं ग्लोब में तो लगभग इस एरिया में आती है, अर्थात ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो भारत पड़ रहा है नॉर्थ ईस्टर्न क्वार्टर में इस ग्लोब के, अर्थात भारत की स्थिति क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट में होगी। कहाँ से, इस सेंटर से, अगर पृथ्वी के केंद्र से अगर मैं बात करूँ, सेंटर से, ठीक है। या यूँ कहें कि जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से उत्तर में, और इस 0 डिग्री देशांतर जो समय रेखा है, इसके पूर्व में भारत स्थित है। तो भारत की कुछ अक्षांशीय और कुछ देशांतरी विस्तार भी होगा, अर्थात भारत का जो पश्चिम से लेकर के जो पूर्व तक का विस्तार है उसको बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व तक का जो विस्तार है इसको हम खड़ी रेखाओं से दिखा रहे हैं। और हमने अभी बताया था कि जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, अर्थात जो पश्चिम से पूर्व का विस्तार इन खड़ी रेखाओं के द्वारा भारत को विभाजित किया जाएगा वो भारत का देशांतरी विस्तार कहलाएगा, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार हम देखें भारत का, और अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करें तो देशांतरी विस्तार इस तरीके से, जो ये देशांतर रेखाएं हैं, इनका जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट होगा और सबसे ईस्टर्न, सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा और सबसे पूर्वी देशांतर रेखा भारत की, ये मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो भारत तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है। तो देशांतर रेखाएं तो आएंगी पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब 2 पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में भारत है, तो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत की देशांतरीय विस्तार है, अर्थात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। और अक्षांशीय विस्तार की बात अगर हम करें तो इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कॉल तक, तो इंदिरा पॉइंट से होकर जाने वाली तिरछी रेखा और ऊपर इंदिरा कॉल से होकर जाने वाली तिरछी रेखा, इन दोनों के बीच में जो रेखाएं होंगी इनको बोला जाएगा अक्षांशीय विस्तार। तो ये आपका, ये रेखा है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, ठीक है, नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो बात करूं तो ये हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। इसके बीच में भारत की अपनी अवस्थिति है, अर्थात यहाँ पर से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का अपना क्या है, अक्षांशीय विस्तार। और यहाँ पर गुजरात के सरक्रिक या गुहार मोती से लेकर के केबीथू तक का, तो ये भारत का पूरा पूरा देशांतरीय विस्तार होगा, ठीक है।
तो 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 5 मिनट तक का ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट अगली हम जो बात करते हैं वो देखते हैं कि भारत की कुछ सीमा रेखाओं के नाम। ठीक, बात करते हैं भारत की सीमा रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले 1896 में जब भारत अखंड भारत के रूप में जब हम देख रहे हैं, तो पाकिस्तान जब भारत का ही एक अभिन्न अंग था, तो उस समय पाकिस्तान के जो एरिया अफगानिस्तान के साथ लगती थी यहाँ पे इस एरिया में, तो 1896 में 1896 में एक रेखा खींची गई यहाँ पर और उसको बोला गया डूरंड रेखा। डूरंड रेखा उस समय किसके बीच में थी? मेनली अगर देखें तो जब ये बनाई गई तो भारत अखंड भारत था और अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा हुआ करती थी। इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में ये रेखा हुआ करती थी, डूरंड रेखा। 1896 में ये बनाई जाती है, नाम लिखिएगा डूरंड रेखा। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अब भारत की कुछ सीमा जो है वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भी रहती है और उसकी सीमा का जो टोटल लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। ठीक है, वो 106 किलोमीटर किसके साथ? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की लंबाई। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा उसको भी डूरंड रेखा के नाम से ये 106 किलोमीटर को हम बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये रेखा जो है डूरंड रेखा है। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान था उस समय जब ये रेखा बनी तो भारत का भाग था पाकिस्तान, इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी हमने बोल दिया क्या? ये बोल दिया हमने डूरंड रेखा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम आते हैं तो पाकिस्तान और जब भारत और पाकिस्तान को 1947 में अलग बनाया गया, तो 1947 में जब अलग हुए तो उस समय सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया और सीमा आयोग के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा निर्धारित की गई और उस सीमा को बोला गया रेडक्लिफ रेखा या रेडक्लिफ लाइन। तो रेडक्लिफ लाइन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वर्तमान में। ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में बात करूं तो वो होगी आपकी डूरंड रेखा। ठीक है, ठीक, रेडक्लिफ लाइन और डूरंड लाइन हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं इधर जब चाइना के बीच में, तो 1914 में सर मैकमोहन की अध्यक्षता में एक यहाँ पर उनकी अध्यक्षता में भारत और चीन के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया जिसको हमने बोल दिया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा अगर मैं बात करूं तो चाइना और इंडिया के बीच में है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। डूरंड रेखा की कब बनाएगी? 1896। रेडक्लिफ रेखा कब बनाएगी? 1947। और मैकमोहन रेखा कब बनाएगी? 1914 में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा भारत के पड़ोसी देशों की सीमा रेखाओं के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में भी जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, भारत एवं बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, तो इंडिया या भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर त्रिपुरा जो है, ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र। ठीक है, तो त्रिपुरा वाले इस क्षेत्र को बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर बना रहा है इसका नाम हमने दिया है यहाँ पर जीरो लाइन। ठीक है, अगर कभी आपसे पूछे कि शून्य रेखा किन दो देशों के बीच में बोली जाती है, तो शून्य रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था इससे पहले कि जो यहाँ पर श्रीलंका के बीच में है, इंडिया एंड श्रीलंका, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर हम इसको बोल रहे हैं पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि इसको बोला जाता है, पाक जल संधि। और ये जोड़ती है आपकी मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को, पाक की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये हिंद महासागर या यूँ कह के अरब सागर, और पाक की खाड़ी ये आपकी बंगाल की खाड़ी।
तो यहाँ पर इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला जो जलीय क्षेत्र है इसको बोल लिया पाक जल संधि, और यही जलीय क्षेत्र भारत और श्रीलंका को ये अलग करता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा ये पाक जल संधि। बात करें मालदीव की, तो मालदीव यहाँ पे और ऊपर में भारत का एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप, उस द्वीप समूह में लक्षद्वीप से नीचे एक मिनिकॉय द्वीप आता है, और मिनिकॉय द्वीप और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में एक अक्षांश रेखा जाती है जिसको बोला जाएगा 8 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस 8 डिग्री चैनल यहाँ पर इसको बोला जाता है। तो 8 डिग्री चैनल अगर हम बात करें तो किसके बीच में होगा, तो वो है हमारा मालदीव और मिनिकॉय, या भारत और मालदीव के बीच में सीधे आप बोल सकते हैं। तो पड़ोसी देशों या पड़ोसियों से हमारी जो सीमा रेखा बन रही है, अब एक पड़ोसी छूट गया, कौन, एक वो पड़ोसी छूटे हमारे जो सीमा वाले मेन है म्यांमार, और म्यांमार से हमारी जो जलीय सीमा अलग होती है भारत की, तो भारत और म्यांमार अलग होते हैं। यहाँ पर जलीय सीमा की बात करूँ तो वो एक है कोको चैनल, ठीक है, कोको द्वीप से वहाँ पर अलग होता है। तो भारत के उस कोको द्वीप से जो अंडमान द्वीप है हमारा बैरन द्वीप, और बैरन और कोको द्वीप के बीच में ये इस कोको चैनल को वहाँ पर बोला जाता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में कोको चैनल ये सीमा रेखा का निर्धारक हो गया। श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि, मालदीव और भारत के बीच में 8 डिग्री चैनल, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंट रेखा। तो ये भारत से और इसके पड़ोसियों से संबंधित जितने भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो सारी की सारी हमने इसके माध्यम से पढ़ ली। अब जब हम पढ़ रहे थे अभी कि भारत की जो टोटल स्थलीय सीमा है, वो टोटल स्थलीय सीमा है हमारी कितनी, 15,200 किलोमीटर, ये टोटल स्थलीय सीमा है। जबकि भारत की जलीय सीमा जो मुख्य भूमि की है वो है 6100 किलोमीटर, लेकिन टोटल अगर इसको हम देखते हैं तो 7,517 किलोमीटर। अब इस 7,517 किलोमीटर में ये जो गुजरात वाला हिस्सा है, इस गुजरात वाले हिस्से से लेकर के यहाँ बंगाल के हिस्से तक देखें तो सबसे ज़्यादा या सबसे लंबी जलीय सीमा अगर हम बात करें तो वो किसकी है, गुजरात की। और सबसे छोटी जलीय सीमा की बात करें तो वो है हमारी गोवा की, लगभग 101 किलोमीटर के आसपास ये पड़ती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा लंबी जो कोस्टल लाइन है, जलीय सीमा है, जो हमारी वो जलीय सीमा है वो किस राज्य की है, तो वो हम पढ़ते हैं गुजरात की। और सबसे छोटी जो सीमा है, जलीय सीमा, वो किस राज्य की है, तो वो हम बोलते हैं किसकी, गोवा की। जलीय सीमा से बात आई कि भारत जो है अपने पड़ोसियों में सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, और भारत का सबसे छोटा बॉर्डर। तो सबसे लंबा अगर बॉर्डर की बात करूं तो मैं बांग्लादेश के साथ, सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ, बांग्लादेश, ये है 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटा अगर बात करूं तो अफ़गानिस्तान के साथ, ये है आपका मात्र 106 किलोमीटर। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि भारत सबसे लंबा बॉर्डर, सबसे लंबी जो भारत की सीमा रेखा है वो किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है। और सबसे छोटी जो सीमा है वो है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, पढ़ते रहिए। ये सारे फैक्ट हैं। आपको इंडिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें इनहेरिटेंटली आपके पास वैसे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आज के बाद मुझे आई एम श्योर कि ये सब चीज़ें आपके पास हमेशा रहेंगी। अब बात करें अगर, तो जो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पर गुजरात, और ये इस तरीके से ये गुजरात वाला एरिया, और यहाँ से ये दक्षिण भारत का कुछ क्षेत्र, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर ये बंगाल, तो गुजरात से लेकर के ये वेस्ट बंगाल का एरिया। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर कौन है, अरब सी, अरेबियन सी, ठीक है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और इस पूरे को हम बोल देते हैं इंडियन ओशन, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये जो पूरा दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, दक्षिण भारत और उत्तर भारत हम कहाँ से बोलते हैं, जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाला भाग और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाला भाग। विंध्याचल पर्वत के उत्तर वाले भाग को हम बोलते हैं उत्तर भारत,
और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिण भारत या साउथ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया कहाँ से कहाँ तक अगर बात करें तो विंध्याचल पर्वत से ऊपरी भाग को उत्तर भारत, विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण भारत जो है 3 तरह से पानी से घिरा हुआ है, और 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता है, इंग्लिश में जिसको पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, तो पेनिनसुला या पेनिनसुलर इंडिया क्या है कि यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए 3 तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र, ये तो हम बोलते हैं प्रायद्वीप। अगर 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र हो, ठीक है, तो 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र, या यूँ कहें कि जो 3 तरफ से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होगा तो उसको हम बोले जाएगा खाड़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इधर से इंडिया, ऊपर से पूरा ये भी इंडिया वेस्ट बंगाल वाला, और इधर से पूरा बांग्लादेश वगैरह ये आ जाते हैं, इधर म्यांमार वगैरह। ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी, सबसे बड़ी बे अगर कोई है तो वो बे ऑफ बंगाल है। तो बे का मतलब क्या हुआ? बे का मतलब है कि जब 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है तो उसको बे बोला जाता है। अब ये 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है, यहाँ भी भूमि है, इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है, तो इसको हम खाड़ी बोल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर 3 ओर से भूमि से घिरे हुए हो लेकिन इसका जो चौथा हिस्सा है, मुंह है, वो मुंह बहुत कम खुला हो तो उसको खाड़ी बोला जाएगा। अगर ये मुंह ज़्यादा खुला है, इसका ये मुंह ज़्यादा खुला है तो इसको खाड़ी नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है बाइट, BYT, बाइट। ठीक है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलियन, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे अगर हम देखोगे तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बाइट करके वहाँ पर एक जली भाग आपको देखने को मिलेगा। तो खाड़ी, बे और बाइट में क्या अंतर है? बे जब 3 ओर से भूमि से घिरा हुआ कोई जलीय क्षेत्र हो तो चौथा जो हिस्सा है उसका वो थोड़ा कम खुला हो तो उसको तो खाड़ी बोल देंगे, जो चौथा हिस्सा है वो ज़्यादा खुला हो तो उसको हम बाइट बोल देते हैं। इसका उल्टा पेनिनसुला हो जाएगा, प्रायद्वीप होगा। जब 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग कोई लैंड हो तो उसको हम बोल देते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। तो द्वीप क्या होता है? द्वीप में आप साफ देख सकते हैं कि जो चारों ओर से क्या हो, जल से घिरा हो। तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसको द्वीप या आइलैंड बोला जाता है। ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको पेनिनसुला या प्रायद्वीप बोला जाता है। ऐसा जलीय भाग जो 3 ओर से भूमि से घिरा हो, अगर कम खुला हो तो बे, ज़्यादा खुला है तो वो बाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी हैं, आप साथ साथ समझते हुए चलिएगा। तो दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 3 ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है या जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। अब जब हम इस प्रायद्वीप की बात करते हैं तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि इस प्रायद्वीपीय भारत में जो जलीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये इस भारत में अगर दक्षिण भारत में बोलें तो ये गुजरात, ठीक है, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, इधर गोवा, इधर पे पूरा कर्नाटक, और ये वाला हिस्सा केरला। यहाँ से आप देखोगे तो पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो हमारी क्या बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। और जलीय सीमा बनाने वाले इन 9 राज्यों में भी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम बोलें तो वो यहाँ पर 7वें नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। अगर हम टोटली वैसे बात करें कि भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य तो गुजरात आएगा, लेकिन जब सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय भारत वाला अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा वाला राज्य अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटा आपको पता ही है वो गोवा है। ठीक, अब जब ये बात हम कर रहे हैं तो इन तटीय या जलीय भागों को कुछ विशेष नाम भी दिए गए हैं। तो गुजरात से गोवा तक के भाग को हम बोलते हैं कोंकण तट। गुजरात से गोवा तक के भाग को हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट। और गोवा से नीचे पूरा केरल तक का भाग, इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। इसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट या मालाबार कोस्ट। ठीक है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट। और आंध्र प्रदेश से लगे ये उड़ीसा वाला जो तट है इसको हम बोला जाता है उत्तरी सिरकार, उत्तरी सिरकार, उत्तरी सिरकार। ठीक है, और उसके बाद
इस उड़ीसा से इधर को ये वाला जो क्षेत्र है इसको सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरा बांग्लादेश इधर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। डेल्टाई क्षेत्र, ठीक है, तो डेल्टाई तट या डेल्टाई क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से भारत का जो ये डिवीजन हम देखते हैं कि कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सिरकार और सुंदरवन का डेल्टाई क्षेत्र, ये भारत की जो कोस्टल लाइन से बाउंड्रीज हैं उनको हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़, भारत चूँकि ये 0 डिग्री अगर कहीं पर है तो इस 0 डिग्री को हमने बोला था भूमध्य रेखा, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इस 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं, इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये अंडमान निकोबार वाला, और इधर को फिर ये आ जाएगा हमारा कौन सा, इंडोनेशिया वगैरह वाला, ठीक है। जब इस मैप में अगर आप अच्छे से देखोगे तो 0 डिग्री से भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए कि कितने दूर है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इस भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब भारत में यहाँ पर हमने देखा था ये मालदीव है, ये मालदीव हो गया, यहाँ पर हमने देखा ये श्रीलंका हो गया, ठीक। तो भारत और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये बे ऑफ बंगाल इधर पे, ये अरब सागर, अरेबियन सी। इस लक्षद्वीप में और इस बे ऑफ बंगाल में कभी कभी पूछ लेता है कि कितने द्वीप हैं, तो इस बे ऑफ बंगाल में भारत के कुल अगर द्वीपों की संख्या बोलें तो 204 है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अरब सागर में द्वीपों की संख्या, भारत की द्वीपों की संख्या, तो वो 43 द्वीप हैं, और उन 43 में से भी केवल लक्षद्वीप में हैं। तो लक्षद्वीप आपको कितने द्वीप, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप अगर आपसे पूछे तो वो 36 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और बंगाल में अगर हम देखें बे ऑफ बंगाल में तो वहाँ पर 204। तो कुल अगर मिलाएं तो भारत के कुल द्वीपों की संख्या 247 आइलैंड। तो भारत के कुल द्वीपों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कोई तो बताइएगा, 247 आइलैंड भारत के पास स्थित हैं, ठीक है। अब उनमें से 43 बे अरेबियन सी में और 204 बे ऑफ बंगाल में। इसमें से इस 43 में से भी ये हैं लक्षद्वीप में 36। इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा मैंने एक बताया था मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, ये मिनिकॉय द्वीप ये भी भारत के हिस्से में है। अब मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में एक अक्षांश रेखा जाती है 8 डिग्री चैनल। तो आपसे कभी कभी वो पूछ लेता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, वो है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो है वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 9 डिग्री अक्षांश रेखा या 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वो आप समझ जाइएगा कि मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप समूह ये लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर एक यहाँ पर आता है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरा। तो ऊपर में आप देखोगे तो अंडमान का भी है ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, छोटा अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह का इसका ऊपरी भाग जो सबसे बड़ा भाग उसका, इसको बोला जाता है कार निकोबार, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 8 डिग्री चैनल आपका है मिनिकॉय और मालदीव के बीच में। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं इस पूरे के पूरे लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि कहाँ पर 8 डिग्री चैनल, कहाँ पर 9 डिग्री चैनल, कहाँ पर 8 डिग्री, कहाँ पर 9 डिग्री, कहाँ पर 10 डिग्री चैनल इत्यादि हैं। अब भारत का यहाँ पर अगर हम विस्तार देखें तो ये हिस्सा अंडमान निकोबार के बाद जब इसके दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें तो यहाँ पर अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर ये हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुमात्रा द्वीप समूह इंडोनेशिया का। तो सुमात्रा और अंडमान के बीच में कुछ जो सीमा है उसको यहाँ पर बोला जाता है ग्रैंड चैनल। क्या बोला जाता है, ग्रैंड चैनल। तो आपसे पूछे कोई ग्रैंड चैनल कहाँ, तो वो है आपका सुमात्रा और
किसके बीच में, अंडमान या इसके बीच में ग्रैंड चैनल, ठीक है, ग्रैंड चैनल इसके बीच में है। और यहाँ पर जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं तो ऊपर में यहाँ पर म्यांमार की सीमा भी नज़र आती है, और उस म्यांमार की सीमा, अंडमान और म्यांमार की सीमा के बीच में यहाँ पर हमारा कोको चैनल, कोको चैनल। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ग्रैंड चैनल, कोको चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, और पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि, ठीक है ना। तो ये सभी का सभी आपने याद रखना है, पूरा अच्छे से याद रखिएगा। ये भारत की जलीय सीमा और उससे संबंधित कुछ तथ्य हमने आपको बताए हैं। अब भारत की मुख्य भूमि में अगर हम जब प्रवेश करें तो उसमें हम देखते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना था, भारत का किस तरीके से अक्षांशीय विस्तार है। अब भारत में हम जानते हैं ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ की कुछ रेखाएं होती हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कर्क रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर ये भूमध्य रेखा। इस तरीके से ग्लोब में इन अक्षांश रेखाओं को बांटा जाता है। फिर ऊपर भी हम देखते हैं 86.5 डिग्री, नीचे भी 86.5 डिग्री, यहाँ पर हो गया 90 डिग्री, ये भी नीचे 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। इसको बोल देंगे नॉर्थ पोल ग्लोब में, और इसको साउथ पोल ग्लोब में। ये हो गया आपका अंटार्कटिक सर्कल, और ये ऊपर वाला हो जाएगा आर्कटिक वृत्त, ठीक है। तो ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखाओं को अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री साउथ में इसको साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ में इसको नॉर्थ पोल। इस तरीके से वर्ल्ड में अक्षांश रेखाओं को हम दिखाते हैं। तो भारत की स्थिति इस 0 डिग्री से मैंने बताया कि लगभग 876 किलोमीटर ऊपर से शुरू हो जाती है। तो वो 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो वहाँ पर उतनी सीमा या उतना डिस्टेंस पे है। तो भारत से एक ये 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और बीचों बीच से होकर गुजरने के कारण ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछेगा कि भारत से जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा है, अक्षांश रेखा, जिसको हम कर्क रेखा के बोलते हैं, तो कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर जाती है? कोई ट्रिक याद नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपको भारत का भूगोल पढ़ना है तो पहली और मैंडेटरी चीज़ आपके लिए मैं बोलूँगा कि आपको भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, भारत के पड़ोस में कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, ये सभी चीज़ें अगर आप समझते हैं, अपने को एक ब्लैंक मैप लीजिए, उस ब्लैंक मैप में इन सभी चीज़ों को नोट करिए और लिखिए वहाँ पर उन राज्यों के बारे में, कौन सा राज्य ये है तो उसका नाम क्या है, बगल में पड़ोसी देश का नाम क्या है। इन सभी चीज़ों को जब आप उस ब्लैंक मैप में फिल करेंगे तो यकीन मानिए कि भारत का भूगोल पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि भारत के इस बीचों बीच से ये कर्क रेखा जा रही है, तो भारत के कितने राज्यों से ये कर्क रेखा जा रही है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने कोई ये ट्रिक से याद नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि कौन सा राज्य किसके बाद या कहाँ पर किस राज्य की स्थिति है, तो आसानी से आपके दिमाग में वो आ सकते हैं, वो राज्य आ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इसको देखोगे तो आप उस कर्क रेखा को अगर आप देखोगे तो अच्छे से पाओगे। यहाँ पर किसी भी ब्लैंक मैप में आप देखो ना, तो वहाँ पर डॉट डॉट लाइन एक जरूर मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो देखो, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य यहाँ पर हमारे पास राजस्थान, तीसरा ये मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवां झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, सातवां ये त्रिपुरा, आठवां ये मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे भारत में से कर्क रेखा या 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है। और इनमें से एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस कर्क रेखा से या कर्क रेखा के पास, या यूँ कहें कि कर्क रेखा पर या कर्क रेखा के पास या कर्क रेखा से थोड़ा सा दक्षिण में किस राज्य की राजधानी स्थित है। बाकी ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसकी राजधानी या उसके आसपास का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता हो। तो झारखंड की राजधानी रांची एक मात्र ऐसा शहर है जो कहीं पर लिखा रहता है कि कर्क रेखा पर पड़ता है, या कहीं पर लिखा रहेगा आपको
कि वो जो कर्क रेखा है उसके थोड़ा सा दक्षिण में स्थित है। यही होगा कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य की किस राजधानी पड़ती, कौन सी राजधानी पड़ती है, तो रांची झारखंड की राजधानी इस पर पड़ती है। तो 8 राज्य हो गए और इन 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली ये कर्क रेखा। बात करते हैं भारत का एक मानक समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर को जैसे मैंने बताया था ग्रीनविच मीन टाइम, उसको दुनिया का मानक समय रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब 0 डिग्री देशांतर मतलब ये कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा, 0 डिग्री की तिरछी रेखा, इसको हमने बोला भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखा। मतलब ये ग्लोब को 2 बराबर उत्तरी और दक्षिणी भागों में काट रही है। ठीक है, तो ऐसा ही एक खड़ी रेखा अगर हम बोलें तो जो पश्चिमी और पूर्वी भाग में ग्लोब को काटेगी, तो उस खड़ी 0 डिग्री की इस खड़ी रेखा को हम बोलेंगे, वो बोली जाएगी आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ग्लोब पर जब आप देखोगे तो उन पर ग्लोब पर डाली हुई ऐसी खड़ी रेखाएं, अगर ये ग्लोब है तो इस पर जितने भी ये खड़ी रेखाएं डाली गई हैं ये हमारी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं, और ग्लोब पर जितनी ये तिरछी रेखाएं आप देखोगे तो वो सारी की सारी अक्षांश रेखाएं। तो 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है, और ग्रीनविच मीन टाइम से ही पूरी दुनिया के समय को मापा जाता है। भारत इस ग्रीनविच मीन टाइम से आपने पढ़ा होगा कि 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, 5.5 घंटे आगे भारत क्या है, 5.5 घंटे आगे। 0 डिग्री से भारत का जो मानक समय रेखा है वो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री के बीच में हमारे को 5 घंटे का गैप देखने को मिलता है। अर्थात भारत में यदि सुबह के 5:30 बजे हैं तो 0 डिग्री जो ग्रीनविच टाइमलाइन है वो ग्रीनविच लंदन में, अर्थात ब्रिटेन में या लंदन में हम बात करें तो उसमें रात के 12 बजे होंगे। अर्थात भारत और ब्रिटेन के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर की जो 0 डिग्री या वहाँ पर की जो देशांतर रेखा है समय के लिए, और भारत के लिए जो मानक समय देशांतर रेखा जिसको हम 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं, उनके बीच में गैप 5.5 घंटे का है। तो भारत में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जो विस्तार है, लगभग 30 डिग्री का विस्तार, इस 30 डिग्री के विस्तार में देखा जाता है कि जो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में समय का गैप है वो 2 घंटे का गैप आ जाता है। तो इससे क्या हुआ कि भारत के एक बीचों बीच एक ऐसी रेखा तय की गई जिसमें बोला कि जो भारत का पूरी भारतीय क्षेत्र होगा उस लाइन से, इस लाइन से जो पूरी भारत का क्षेत्र होगा, ये और ये दोनों अपना टाइम इसी लाइन से मापेंगे। ठीक है, या यही देशांतर रेखा वो देशांतर रेखा होगी जहाँ से भारत का मानक समय मापा जाएगा। अब भारत का ये मानक समय मापा जाएगा 82.5 डिग्री से। तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि इलाहाबाद के पास ही एक क्षेत्र है नैनी, ठीक है, या मिर्ज़ापुर उस ज़िले में, कहीं पर आपको इलाहाबाद लिखा रहेगा, कहीं पर नैनी लिखा रहेगा, कहीं पर मिर्ज़ापुर लिखा रहेगा। तो इस जगह से होकर यह जाती है कौन सी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। और भारत में जो मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जिसको मैं बोल रहा हूँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूरा नाम बोलेगा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा नहीं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से है। तो ये भारत में कितने राज्यों से होकर जाता है, तो आंसर विल बी 5। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बिल्कुल भी आपको कुछ भी चीज़ रटनी नहीं है। ठीक है, जब मैप से, इसलिए मैंने बोला कि मैप सामने रखिए और मैप से पढ़ने में बहुत आसानी होगी। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं जिनसे भारत की ये मानक समय रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में जो उसकी मानक समय रेखा है वो इसके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इतना सारा जो फैक्ट था हमने भारत के बारे में पढ़ा है। भारत के बारे में जो सामान्य परिचय हो सकता था वो सामान्य परिचय हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। पूरे बाकायदा मैप के साथ हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। घर पर अपने पास ज़रूर मैप रखिए और ये सारी की सारी चीज़ें उस मैप की सहायता से, चाहे आप मैपिंग के थ्रू या चाहे अपने नोट्स के थ्रू अपने उसमें नोट करते रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। अगले जो वीडियो सेक्शन होंगे उसमें हम भारत के जो भौगोलिक विभाजन होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से भारत को उत्तर में हिमालय पर्वत समूह, फिर नीचे उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत,
पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेशों में, और नीचे प्रायद्वीपीय भारत में अगर देखें तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जिनको तटीय मैदान के रूप में से हम पढ़ते हैं, और फिर उसके द्वीप समूह। तो इस तरीके से हम पूरे भारत का एक भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं, और इस भौगोलिक विभाजन के पढ़ने के साथ साथ हम भारत के पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, जितने भी सारी चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।